Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार, सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राज्य व्यवस्था के एक अहम चैप्टर 55 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शंस यानी संवैधानिक प्रावधानों पर एक गहरी चर्चा करेंगे। हमारा फोकस रहेगा खास तौर पर जो प्रमुख संवैधानिक पद हैं उनकी नियुक्ति और शपथ की प्रक्रियाओं पर, मतलब संविधान इनके बारे में क्या कहता है। हाँ, और ये यूपीएससी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, अक्सर ये सवाल मन में आता है, खासकर मेंस के नजरिए से, कि संविधान में इन पदों के लिए अपॉइंटमेंट और ओथ की इतनी डिटेल प्रक्रियाएं क्यों हैं? क्या ये सिर्फ रस्में हैं या इनका गवर्नेंस पर, शक्तियों के पृथक्करण पर या फेडरल स्ट्रक्चर पर कोई गहरा असर भी पड़ता है? आज हम इसी क्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो एकदम सही, और इसके लिए हमारा जो सोर्स है वो है लक्ष्मीकांत की टेबल्स 55.1 और 55.2। ये टेबल्स बिल्कुल साफ बताती हैं कि कौन किसको नियुक्त करता है, माने अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, और शपथ कौन दिलाता है, यानी ओथ एडमिनिस्ट्रेटर कौन है। प्रीलिम्स के लिए तो ये फैक्ट्स मतलब सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये विश्लेषण, देखते हैं ये संवैधानिक व्यवस्थाएं असल में भारत के शासन तंत्र को कैसे शेप करती हैं। शुरुआत करते हैं संघ की कार्यपालिका और विधायिका से। सबसे पहले बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की। अब देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव तो इलेक्टोरल कॉलेज करता है, ये हम जानते हैं, पर संविधान उनकी शपथ पर, उनके ओथ पर विशेष जोर देता है। क्यों? राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं जिसमें वो संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण यानी प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड की प्रतिज्ञा लेते हैं, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस पद की गरिमा, उसके इम्पोर्टेंस और संविधान के अल्टीमेट गार्डियन के तौर पर उनकी भूमिका को दिखाता है। ये मेंस के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। हाँ बिल्कुल, और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है। टेबल 55.2 से राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा। और अगर सीजीआई मौजूद न हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो भी सीनियर मोस्ट जज उपलब्ध हों वो दिलाते हैं। ये व्यवस्था भी दिलचस्प है, कार्यपालिका के प्रमुख और न्यायपालिका के प्रमुख के बीच एक लिंक दिखाती है। सही, और राष्ट्रपति सिर्फ शपथ लेते नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी करते हैं। ये उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स का हिस्सा है। हाँ, कौन कौन सी मुख्य नियुक्तियां हैं? टेबल 55.1 अगर देखें तो लिस्ट लंबी है। प्रधानमंत्री और उनकी सलाह पर बाकी मंत्री, मिनिस्टर्स, हाँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, राज्यों के राज्यपाल, सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सीएजी भी? अच्छा। हाँ, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स, और यूपीएससी के चेयरमैन और सदस्य। ये लिस्ट तो सच में प्रीलिम्स के लिए याद रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। अब आते हैं प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद पर। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। टेबल 55.1 में साफ दिया है। और शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, टेबल 55.2 के अनुसार। ये संसदीय प्रणाली में कैसे फिट होता है? मतलब ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कार्यपालिका मतलब सरकार औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह है। असली शक्ति भले ही मंत्रिपरिषद के पास हो, पर वो काम राष्ट्रपति के नाम पर करती है। ये एक संवैधानिक लिंक है। ठीक है, और संसद सदस्य मतलब एमपीज के ये भी शपथ जरूरी है। टेबल 55.2 कहता है कि सदन में अपनी सीट लेने से पहले उन्हें राष्ट्रपति या उनके द्वारा अपॉइंट किए गए किसी व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होती है। आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर होते हैं शायद। बिल्कुल, नई लोकसभा के गठन के समय अक्सर प्रोटेम स्पीकर ही ये काम करते हैं। ये शपथ एक तरह से उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी की शुरुआत है। तो इस हिस्से से मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से मुख्य बातें क्या रहीं प्रीलिम्स और मेंस के लिए? और मेंस टेकअवेज। राष्ट्रपति को शपथ, सीजेआई या सीनियर मोस्ट एससी जज। राष्ट्रपति की मुख्य नियुक्तियां पीएम, मिनिस्टर्स, जजेस एससीएचसी, गवर्नर्स, सीएजी, ईसीएस, यूपीएससी वाले। पीएम मंत्रियों की नियुक्ति शपथ राष्ट्रपति, एमपीज को शपथ राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। और मेंस टेकअवे। मेंस के लिए राष्ट्रपति की शपथ का जो वर्डिंग है, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड, वो उनके संवैधानिक संरक्षक की भूमिका बताता है।
और पीएम मंत्रियों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति और शपथ संसदीय प्रणाली में अकाउंटेबिलिटी को फॉर्मलाइज करती है। चलिए अब न्यायपालिका की तरफ चलते हैं, जुडिशरी। न्यायपालिका की स्वतंत्रता तो हमारे संविधान का आधार है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और शपथ प्रक्रिया इस स्वतंत्रता को कैसे बनाए रखती है, ये मेंस में अक्सर पूछा जाता है। और ये संतुलन कैसे बनता है कार्यपालिका प्रेसिडेंट और न्यायपालिका सीजेआई कोलेजियम के बीच। हालांकि कोलेजियम का जिक्र इन टेबल्स में सीधे नहीं है। हाँ, पर कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। टेबल 55.1 बिल्कुल साफ है इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। अच्छा, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं दोनों के लिए? हाँ, दोनों के लिए। ये दिखाता है कि उच्च न्यायपालिका एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है। लेकिन शपथ में शायद कुछ फर्क है। हाँ, शपथ में एक दिलचस्प अंतर है। ये ध्यान देने लायक है, प्रीलिम्स में आ सकता है। टेबल 55.2 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जजों को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति? ठीक है, राष्ट्रपति। और हाई कोर्ट के जज? हाई कोर्ट के जजों को शपथ उस राज्य के राज्यपाल मतलब गवर्नर या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिलाते हैं। ये दिलचस्प है। नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं पर शपथ हाई कोर्ट जज के मामले में राज्यपाल दिला रहे हैं। क्यों? ये शायद दिखाता है कि हाई कोर्ट है तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी का हिस्सा, पर काम राज्य के स्तर पर करता है। जबकि नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होना उसके नेशनल कैरेक्टर और इंडिपेंडेंस को बनाए रखने का प्रयास है। ये केंद्र राज्य संबंध और न्यायिक स्वतंत्रता दोनों के बीच एक तरह का बैलेंस है। सही पकड़ा। तो प्रीलिम्स टेकअवेज यहाँ क्या हुए? एससीजी जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति, एससी जजों को शपथ राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति, एचसी जजों को शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। और आर्टिकल्स? हाँ, आर्टिकल्स भी याद रखने चाहिए। मोटे तौर पे आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के लिए और आर्टिकल्स 217 अपॉइंटमेंट व 219 ओथ हाई कोर्ट के लिए। और मेंस के लिए इसका निचोड़? मेंस टेक अवे ये है कि जजों की नियुक्ति प्रक्रिया न्यायिक स्वतंत्रता के साथ कार्यपालिका की भूमिका को भी शामिल करती है, जो चेक्स एंड बैलेंसेस का हिस्सा है। और शपथ दिलाने वाले प्राधिकारी में जो अंतर है, राष्ट्रपति बनाम राज्यपाल, वो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर के न्यूआंस्ड कैरेक्टर को उजागर करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कुछ प्रमुख संवैधानिक निकायों की ओर। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे सीएजी, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, ये स्वतंत्र निकाय हैं, निष्पक्ष शासन के लिए बहुत जरूरी। इनकी स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित होती है? नियुक्ति और शपथ की इसमें क्या भूमिका है? ये तो प्रीलिम्स फेवरेट्स हैं। चलिए देखते हैं सीएजी के बारे में टेबल्स क्या कहती हैं। सीएजी की नियुक्ति टेबल 55.1 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और शपथ? शपथ भी राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति ही दिलाते हैं। टेबल 55.2 सीएजी को पब्लिक पर्स का गार्डियन कहते हैं, तो उनकी नियुक्ति और शपथ उनकी स्वतंत्रता के लिए बहुत फाउंडेशनल है। और इलेक्शन कमीशन? स्वतंत्र चुनाव तो लोकतंत्र की जान है। बिल्कुल। टेबल 55.1 बताता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। इनकी शपथ का जिक्र है टेबल में। सीधे टेबल में शपथ का जिक्र नहीं है, लेकिन वे भी संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पर तो खैर काफी बहस भी होती रहती है, जो इनके महत्व को दिखाता है। सही कहा। और यूपीएससी जो हमारी ब्यूरोक्रेसी को चुनती है, यूपीएससी के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति भी टेबल 55.1 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। और शपथ? शपथ भी टेबल 55.2 के अनुसार राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति दिलाते हैं। ये जरूरी है ताकि मेरिट बेस्ड सिस्टम बना रहे और ये निकाय स्वतंत्र और निष्पक्ष रहें। तो इन सभी मामलों में सीएजी, ईसी, यूपीएससी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति क्या दिखाती है? एक पैटर्न सा दिख रहा है। हाँ, ये दिखाता है कि ये पद अखिल भारतीय महत्व के हैं, ऑल इंडिया कैरेक्टर के, और राष्ट्रीय स्तर पर इनकी भूमिका है। और इनकी शपथ? वो इनकी ऑटोनॉमी और इम्पार्शियलिटी को मजबूत करती है, ताकि ये बिना किसी दबाव के काम कर सकें एकदम। तो प्रीलिम्स टेकअवेज यहाँ क्या हैं? सीएजी की नियुक्ति, शपथ, राष्ट्रपति। सीईसी, ईसी की नियुक्ति, राष्ट्रपति। यूपीएससी चेयरमैन मेंबर्स की नियुक्ति, शपथ, राष्ट्रपति। मेंस के लिए टेकअवे ये है कि इन निकायों के प्रमुखों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति उनकी स्वतंत्रता और राष्ट्रीय महत्व को सुनिश्चित करती है, और संवैधानिक शपथ उन्हें बाहरी दबावों से बचाकर संविधान के प्रति जवाबदेह बनाती है, जो गुड गवर्नेंस के लिए बहुत जरूरी है।
अब तक हमने केंद्र की बात की। चलिए अब देखते हैं कि राज्य स्तर पर क्या व्यवस्था है। गवर्नर, राज्यपाल। राज्यपाल का पद तो अक्सर चर्चा में रहता है, खासकर केंद्र राज्य संबंधों को लेकर। इनकी नियुक्ति कौन करता है और शपथ कौन दिलाता है? ये प्रक्रिया राज्यपाल की दोहरी भूमिका को कैसे दिखाती है? केंद्र के प्रतिनिधि और राज्य के संवैधानिक प्रमुख। हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प व्यवस्था है। टेबल 551 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, इसका क्या मतलब हुआ? ये एक फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो नियुक्ति को ऑफिशियल बनाता है। इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर होती है। ये पद के महत्व और राष्ट्रपति से सीधे जुड़ाव को दिखाता है। अच्छा, ये तो हुई नियुक्ति। शपथ का क्या? शपथ में फिर एक ट्विस्ट है। टेबल 55.2 के अनुसार राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट दिलाते हैं। ओह अच्छा। या अगर सीजे उपलब्ध न हो तो उस कोर्ट के जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे वो दिलाएंगे। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। नियुक्ति केंद्र कर रहा है राष्ट्रपति के जरिए, लेकिन शपथ राज्य की न्यायपालिका का प्रमुख दिला रहा है। ऐसा क्यों? ये व्यवस्था शायद राज्यपाल के पद की जो यूनिक पोजीशन है उसे दर्शाती है। हाँ बिल्कुल, नियुक्ति केंद्र द्वारा होना उनके केंद्र के एजेंट वाले रोल को दिखाता है। और राज्य के चीफ जस्टिस द्वारा शपथ दिलाना उनके राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने और राज्य की न्यायिक व्यवस्था के प्रति सम्मान को दिखाता है। ये केंद्र राज्य संबंधों के कॉम्प्लेक्स बैलेंस का एक बढ़िया उदाहरण है। बिल्कुल। अब राज्य की कार्यपालिका पर आते हैं, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री। यहाँ व्यवस्था केंद्र जैसी ही है, बस राज्य स्तर पर। टेबल 55.1 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, आमतौर पर बहुमत दल के नेता को। हाँ, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। और शपथ? शपथ भी राज्यपाल ही दिलाते हैं। टेबल 55.2 के अनुसार ये राज्य की संसदीय प्रणाली को दर्शाता है। ठीक है। और राज्य विधानमंडल के सदस्य मतलब एमएलएज और एमएलसीज? एमएलएज और एमएलसीज भी अपना पद लेने से पहले राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं। टेबल 55.2। प्रोटेम स्पीकर यहाँ भी हो सकते हैं? हाँ, राज्य विधानसभा में भी प्रोटेम स्पीकर हो सकते हैं। और एडवोकेट जनरल? हाँ, राज्य के महाधिवक्ता जो राज्य सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। टेबल 55.1। तो राज्य स्तर के प्रीलिम्स फैक्ट्स क्या हुए? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्यपाल को शपथ संबंधित एचसी के चीफ जस्टिस या सीनियर मोस्ट जज, सीएम राज्य मंत्रियों की नियुक्ति शपथ राज्यपाल, एमएलएज एमएलसीज को शपथ राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति राज्यपाल। और आर्टिकल्स भी हैं। हाँ। 8:155 गवर्नर अपॉइंट, 8:159 गवर्नर ओथ, 8:164 सीएम मिनिस्टर्स ऐप ओथ, 8:188 एमएलए ओथ, 8:165 एडवोकेट जनरल ऐप। और राज्य स्तर की चर्चा से मुख्य मेंस टेकअवे क्या है? के बीच संतुलन साधने का प्रयास है। और राज्य स्तर पर सीएम, मंत्रियों, विधायकों की नियुक्ति शपथ प्रक्रियाएं राज्य में संसदीय लोकतंत्र को लागू करती हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि संविधान में नियुक्ति और शपथ की जो प्रावधान है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है। ये संवैधानिक पदों की गरिमा, उनकी स्वतंत्रता, निष्पक्षता और सबसे जरूरी संविधान के प्रति उनकी निष्ठा को सुनिश्चित करने वाले फाउंडेशनल एलिमेंट्स हैं। ये पूरे शासन की इमारत की नींव की तरह है। एकदम। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए प्रीलिम्स के नजरिए से ये जानना कि कौन किसको अपॉइंट करता है और कौन किसको शपथ दिलाता है, ये टेबल 55.1 और 55.2 से बिल्कुल रटना होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, फैक्ट्स तो फैक्ट्स है। और मेंस के लिए सिर्फ क्या नहीं बल्कि क्यों समझना जरूरी है। ये प्रावधान कैसे शक्तियों के पृथक्करण, संघवाद, संसदीय प्रणाली और संवैधानिक निकायों की स्वायत्ता जैसे मूल सिद्धांतों को मजबूत करते हैं या कभी-कभी किन सवालों को जन्म देते हैं, इसका क्रिटिकल एनालिसिस करना होगा। आज की चर्चा के आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या समय के साथ इन स्थापित संवैधानिक प्रक्रियाओं में, खासकर न्यायिक नियुक्तियों को लेकर जैसे एनजेएसई पर बहस हुई थी, या राज्यपाल की भूमिका और नियुक्ति को लेकर किसी बदलाव या सुधार की जरूरत महसूस की गई है? संवैधानिक लिविंग डॉक्यूमेंट है और ये सवाल हमें संवैधानिक विकास पर सोचने को मजबूर करते हैं। इस पर और खोजबीन की जा सकती है। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी की इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये विश्लेषण आपकी तैयारी में काम आएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।
Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.